ये जहाँ पर आपको जनरली आपको मिला। अब देखिए यूरिनरी सिस्टम के क्लिनिकल्स में कुछ क्लिनिकल्स तो आप पहले से ही कर चुके हो, जैसे प्रोस्टेट के कैंसर्स वगैरह, प्रोस्टेट की बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, ये मैंने आपको उस दिन कराई थी। मेजर टॉपिक है क्योंकि यूरोलॉजी में चीज़ें यही हैं। फिर उसके बाद आप देखिए यूरेथ्रल कैथेटराइजेशन, इसके बारे में भी आपको बताया था कि कैथेटर जब हम पास करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पेनफुल प्रोसेस है, और पेनफुल तब है जब आप उसको अर्लीस्ट पोर्शन जो उसका जो मोस्ट डिस्टल पार्ट है, जिसको एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीएटस कहते हैं, जो सबसे नैरो भी है, बाद में इसका नेविकुलर फोसा आ जाता है, ये जो एरिया है क्योंकि ये बाहर से अंदर गई है तो ये सोमेटिक है, पेनफुल है, और यहां से हम प्रेस करते हैं तो फिर थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील करता है पेशेंट। फिर हम क्या करते हैं, यहां से सबसे पहले इसके अंदर लोकल एनेस्थेटिक डाल देते हैं, जेल ज़ैलोकेन, लोकल एनेस्थेटिक है, ज़ैलोकेन डाल के हम इसका यूरेथ्रल मीएटस थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं ऐसे, ताकि वो जेल अंदर तक चली जाए, और 3-4 मिनट छोड़ के वो अंदर डिसेंसिटाइज हो जाएगी। अब वो थोड़ा बहुत पेन भी जो होना था वो भी नहीं होगा उसको, और लुब्रिकेशन भी हो जाएगी क्योंकि जेल है। और ऐसी जेल जो है वो फिर कैथेटर पे भी लगा दें थोड़ा सा, ताकि वो भी लुब्रिकेट हो जाए, और उसके बाद इसके अंदर आप डाल दें। अब इसकी एनाटॉमी आपको, फीमेल में तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि फीमेल में यूरेथ्रा की साइज ही इतनी नहीं है, उसके अंदर जो टिश्यू है वो भी इलास्टिक है, आराम से यूरेथ्रा में कैथेटर चला जाता है। इसका कैथेटर जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आपको पता है कि यहाँ से नेरोस पोर्शन, यहाँ से चले गए तो फिर और इतना नहीं है, लेकिन आगे से जाएंगे तो आप बल्बस पार्ट पे पहुंच जाओगे, यहाँ पर भी टर्न है, और थोड़ा सा आप इसको घुमाएंगे और इस तरीके से, यानी इसकी एनाटॉमी आपको आनी चाहिए। उसके बाद आपको पता है, उसके बाद आप मेम्ब्रेनस पोर्शन में एंटर हो जाते हो, एंड देन एंटर टू द प्रोस्टेटिक पार्ट, और प्रोस्टेटिक पार्ट के बाद आप इंट्राम्यूरल से होते हुए अब यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच गए। अब यूरिनरी ब्लैडर में जैसे आप यहाँ पे पहुंच गए तो उमूमन हम फोलिस कैथेटर वगैरह डालते हैं। अब यूरिनरी ब्लैडर में आपने तो पहुंचा दिया, लेकिन आप छोड़ देंगे तो निकल आएगा, लेकिन यहाँ पर बाकायदा एक बलून होता है लगा हुआ, ये बलून भी अंदर चला जाता है। वो आप कहेंगे बलून अंदर आ गया, तो बलून अंदर कैसे जाएगा? वैसे वो डिफ्लेटेड बलून होता है पहले, उसके बाद आप बाहर से उसके अंदर 10 cc वाटर या 5 cc वाटर डालते हैं इसमें, तो बलून अंदर फिल हो जाता है, वो इन्फ्लेट हो जाता है बलून विद द वाटर, वो वाटर में इन्फ्लेट हो जाता है, रिटेन हो जाएगा वहां पर। जब आप निकालेंगे तो वो उसमें फिर सिरिंज डाल के वो पानी निकाल देंगे तो फिर आप निकल आएगा। अंडरस्टैंड? इस तरीके से। और दूसरे होल से आप देखेंगे, एक होल से ये साइड से आपका बलून है, और दूसरे होल से जो है यहाँ से यूरिन बाहर पास होती रहेगी, और कैथेटर भी रिटेन रहेगा, जो फोलिस कैथेटर इस तरीके से होता है यहाँ पर, इसको कैथेटराइजेशन कहते हैं। इसके लिए आपको क्या होना चाहिए? इसके लिए आपको मेल यूरेथ्रा के वेरियस पार्ट्स आने चाहिए कि ये ट्रेवल हम कहाँ कहाँ से कर रहे हैं, और कहाँ से बैंड है, और कहाँ हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है, ये उसकी एनाटॉमी आपको बताएगी। तो एनाटॉमी आप करेंगे तो कैथेटराइजेशन का अंदाजा आपको हो जाएगा यहाँ पर। और अगर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन, तो अंदर जा ही नहीं पाएगा, लेकिन आपको तो निकालना है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम प्यूबिक सिम्फिसिस के ऊपर यहाँ होल डालते हैं, होल करके, क्योंकि आपको पता है जब ये मामला हो गया तो उस वक्त आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है अब एब्डोमिनल स्ट्रक्चर बन चुका होगा, यहाँ फील करेंगे लाइक अ बॉल, फुटबॉल की तरह फील होंगे आप, और यहाँ पर। और उसके बाद आपको पता है कि जितना इसका सुपीरियर सरफेस ऊपर आता है उतना पेरिटोनियम भी ऊपर चला जाता है। तो ऐसे हालत में जब आप बिलो द अम्बिलिकस आप अपने यूरिनरी ब्लैडर फील कर रहे हैं, तो इसका मकसद है कि इसकी रिफ्लेक्शन जो है वो बिलो द अम्बिलिकस पेरिटोनियम की हो रही है। तो यानी आप ये यहाँ तक अगर है तो इसका मकसद ये हो गया कि ये यहाँ पर है, तो इस जगह पर आप अगर नीडल पास करेंगे तो पेरिटोनियम को वो बायपास कर जाएगी, वो सीधी नीडल आपके यूरिनरी ब्लैडर में देखिए। ये सुप्राप्यूबिक पंक्चर, या इसको हम कहते हैं सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टमी, टू ओपन द यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड थ्रू अ होल नहीं, थ्रू द कैन्युला, और यहां पर कैन्युला अंदर डाल के बाहर आप बैग लगा देंगे। ये सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टमी आपने की है, कैथेटराइजेशन की अल्टरनेटिव है ये, क्योंकि आप नीचे से कर नहीं सकेंगे। तो आप नीचे से अगर नहीं कर सकेंगे तो उन्होंने फिर यूरोलॉजी वालों को कॉल करते हैं, वो सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टमी कर जाते हैं। यूरेथ्रल कैथेटराइजेशन यहां पर। दूसरा यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का मकसद ये है कि अगर इन्फ्लेमेशन की वजह से वाल्स फाइब्रोटिक हो जाएं तो उसका ल्यूमेन नैरो हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द परसिस्टेंट इन्फेक्शन। अगर ये इस तरीके से इन्फ्लेमेशन हो गई है तो ये एडिशन हो जाएगी उसके वाल्स की, और एडिशन हो जाएगी तो ये हो जाएगा क्या, नैरो। बस नैरी चीज को, इस कंस्ट्रिक्शंस को हम कहते हैं स्ट्रक्चर्स। और जाहिर है यूरिन रुकेगा, वो यूरिन यहाँ रुका तो फिर पीछे रुकेगा तो यूरिनरी ब्लैडर में रेजिडुअल वॉल्यूम ज्यादा होगा, इससे इसके स्फिंक्टर्स पे असर पड़ेगा, रेट्रोग्रेड फ्लो होगी, बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है। बायलेटरल, यूनिलेटरल नहीं, क्योंकि मसला यहाँ पर है, यूरिनरी ब्लैडर उसके साथ। ये बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस का एक वन ऑफ द काजेज है। बड़ा डिफिकल्ट होता है इसको फिर ओपन करना। अब ऐसे नहीं है कि इसको फ़ौरन आप ओपन कर दें, ये इनके पास बाकायदा होते हैं कि स्टील के, इनको हम साउंड्स कहते हैं, वो इनके अंदर डालते हैं,
और डाल के पहले उसका डायमीटर, वो जो अंदर स्टील के डालते हैं साउंड्स, वो थोड़े से मोटे होते हैं, पहले वो डालते हैं ताकि थोड़े से खुलें, और 1-2 हफ्ता छोड़ते हैं। उसके बाद अगली दफ़ा वो थोड़ा उससे ज़्यादा मोटा, ये एकदम से नहीं खोलेंगे इसको, क्योंकि म्यूकोसा है ना, एकदम से इंजर हो गया तो फिर और स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये डालेंगे, फिर 1-2 हफ्ता उसको छोड़ेंगे, फिर उसके बाद एक और, ये इस तरीके से ग्रेजुअली इसको एक्सपेंड करते जाएंगे। ये स्ट्रक्चर को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो वेरी डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी ये इसका एक तरीका है जिसको हम यहाँ पे कहते हैं, जिसका दी एक्सटर्नल यूरेथ्रल। ये स्ट्रक्चर्स हैं जो आपने यहाँ पे देखे। मेल स्टरलाइजेशन मैंने आपको पहले बताया थी, वेजेक्टमी, जिसका दी वास्ट डिफरेंस एट दी साइड ऑफ द स्क्रोटम लेटरल साइड पर, दोनों साइडों से इंसिशन लगा के दोनों वास्ट डिफरेंस को पकड़े वहाँ लाइगेट कर देते हैं, इसको वेजेक्टमी कहते हैं, इसका दी वेजेक्टमी। ये मेल स्टरलाइजेशन का एक मेथड है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर प्रैक्टिस करते हैं ट्यूबल लाइगेशन, वो फीमेल स्टरलाइजेशन का स्टरलाइजेशन, जिसका दी फीमेल स्टरलाइजेशन और ये मेल स्टरलाइजेशन, इसको वास्ट डिफरेंस कहते हैं। दूसरा एब्सेसिस इन दी सेमिनल ग्लैंड्स, ये आप समझ सकते हो कि पस वहाँ अगर हो जाएगी तो दिस पस विल कम एक्चुअली इन दी सीमेन आल्सो एंड कैन एक्चुअली बी रिलीज इन समटाइम्स इन द यूरिन एज वेल। और यहाँ पर इसको फील किया जाता है, आप ध्यान से अगर उसको फील करेंगे ना अगर आप, तो इट विल बी पेनफुल। रेक्टल एग्जामिनेशन से अगर आप उसको बिहाइंड से फील करेंगे तो अब प्रोस्टेट ही नहीं, फिर सेमिनल वजाइकल आपको फील होगा, इट विल बी पेनफुल। आप थोड़ा सा उसको प्रेस करेंगे बिकॉज देयर इज एब्सेस इन दी सेमिनल। तो सेमिनल वजाइकल को पल्पेट करने का तरीका है क्या? डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन के थ्रू। दूसरा आप यहां पे देखें कि ये 2 वर्ड्स हैं, इसको थोड़ा सा समझ लें। ये जो पेनिस के ऊपर जो स्किन चढ़ी हुई है, तो नॉर्मली तो ये स्किन जो है ये ग्लास के ऊपर तक भी होती है, जिसको हम कहते हैं प्रीप्यूस। ये स्किन जो हुड ऑफ स्किन है, इसी हुड ऑफ स्किन को यहां से रिमूव करके सर्कमसिशन की जाती है। अगर फॉर एग्जांपल यहां पर आप देखें, ये इसके अंदर है, ये प्रीप्यूस की स्किन है। अब इस हालत में ये स्किन अगर ये ग्लास के ऊपर टाइटली फिक्स हो जाए ऐसे, और ग्लास को थोड़ा सा कंप्रेस करे, या यूं समझ लो कि फिट्स टाइटली ओवर द ग्लास, तो जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीएटस है वो थोड़ा सा ब्लॉक हो जाएगा। इसको फाइमोसिस कहते हैं। लेकिन अगर ये जो प्रीप्यूशियल स्किन है, ये जिसको हम कहते हैं यहाँ पे, जिसको प्रीप्यूस को हम फोर स्किन भी कहते हैं, ये जो फोर स्किन है ये रिट्रैक्ट हो जाए अगर, और ग्लास और बॉडी ऑफ द पेनिस के बीच में जो क्राउन लाइक एक रेडिएटिंग एक क्राउन लाइक एक रिज होती है, जो अगर उसको यहां से ब्लॉक कर दे, अब बाहर से नहीं किया है, इसको अंदर से किया है, इसको पैराफाइमोसिस कहते हैं। तो आप देखें, ये देखें इस जगह पर, और ये देखें ये कंस्ट्रक्शन रिंग सी हो जाएगी, यहां पे रिट्रैक्ट हो जाएगा और कंस्ट्रक्शन रिंग बन जाएगी अराउंड द जंक्शन बिटवीन द ग्लास एंड। तो अगर ये इस तरीके से यहां पर हो जाए तो उसको हम कहते हैं क्या? पैराफाइमोसिस। तो दिस का दी पैराफाइमोसिस, उसकी ट्रीटमेंट है क्या? सर्कमसिशन। इसकी ट्रीटमेंट सर्कमसिशन है, रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन, सर्जिकल ट्रीटमेंट इज द सर्कमसिशन। तो इसकी सर्कमसिशन कर देंगे तो मामला मुकम्मल खत्म हो जाएगा, वो फोर स्किन रहेगी नहीं, तो पैराफाइमोसिस। इससे भी हो जाएगा क्या? बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस। और सर्कमसिशन तो आप समझ ही गए कि सर्कमसिशन में क्या किया जाता है। देखो यहां से अगर नहीं वेन नहीं, यहां से एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीएटस ही कंप्रेस हो जाएगा, तो यूरिन जो है वो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन रहेगी, और बिहाइंड से रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ता रहेगा, यूरिनरी ब्लैडर वो हमेशा भरा रहेगा, और ये भरा रहेगा तो वो जो आपका जो एक तरह से स्फिंक्टर मैकेनिज्म काम कर रहा है वो भी तो रेट्रोग्रेड फ्लो हो सकता है, बैक फ्लो अगर आप इस तरीके से आस्ता आस्ता यूरेटर, पहले तो यूरेटर डायलेट हो जाएंगे, बायलेटरल हाइड्रो यूरेटर, and then it will be reflecting on the urinary on the kidneys, will be bilateral hydronephrosis। अगर छोड़ दिया तो ये किडनियां जो है वो आपका अंदाजा लगाएं, अंदर से अगर ऐसे एक्सपेंड हुई तो वो नेफ्रॉन को दबा दी रहेंगी, और इससे भी रीनल फेलियर हो जाएगा। इतनी ज़ाहिर है डेप्थ में यहाँ पर हम जाएंगे नहीं, क्योंकि अब तक इतना होते होते ज़ाहिर है पेन ये वो, इसकी वजह से बायलेटरल रीनल फेलियर हो जाए इतना नहीं होगा। लेकिन बहरहाल जो स्टोन्स वगैरह होते हैं उनमें हो जाता है। बहुत सारे स्टोन्स ऐसे होते हैं किडनीज के अंदर जो पेन कराते ही नहीं है, और वही बहुत डेंजरस होते हैं। ट्रिपल फास्फेट एक स्टोन होता है, वो पूरे कैलेसिस को भर देता है, और पूरे कैलेसिस को जब भर देता है, जब एक्सरे आप देखते हैं तो वो कैलेसिस, उसके अंदर जो कैलेसिस में वो जो रेडियोपेक स्टोन है वो स्टोन नजर आता है। और आपको पता है कि कैलेसियल जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है, ये ऐसे आया और फिर इसके ये, और यहाँ ये बिल्कुल ऐसे जैसे स्टेग हॉर्न, जैसे स्टेग होता है ना, स्टेग के जो हॉर्न्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। स्टेग को पता नहीं क्या कहते हैं,
उर्दू में क्या कहते हैं, स्टेग। एक तो हिरन होता है, एक स्टेग होता है। और स्टेग के जो सींग होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं ऐसे, वो बिल्कुल ऐसे, इसको हम कहते ही कभी कभी है स्टेग हॉर्न स्टोन। ये ट्रिपल फास्फेट स्टोन होता है। और ये कैलेसिस को अगर इस हालत में भर गया है तो किडनी का बाकी क्या फंक्शन बाकी बचा होगा। और ये पेनलेस होता है क्योंकि उसकी मार्जिन बहुत ही स्मूथ होती है। ये जमा होता रहता है, पेन आपको कराता है नहीं, पेशेंट डॉक्टर के पास जाता ही नहीं है। और आता है तब जब रीनल फेलियर शुरू हो जाती है और ये किडनी को ख़त्म ही कर देता है। ये कुछ स्टोन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इतने छोटे होते हैं लेकिन इतने स्पाइकी होते हैं कि छोटे से ही होते हैं तो एकदम से पेन शुरू हो जाता है। और पेन इन्हें इरिटेशन करके इवन यूरिन में ब्लड भी आ जाता है, हेमेचूरिया। तो पेशेंट जल्दी अलार्मिंग सिचुएशन में पहुंच जाता है डॉक्टर के पास और सीवियरली पेनफुल होते हैं। ये कैल्शियम स्टोन्स होते हैं। रेडियोपेक जो एक्सरे में शो करें आपको नजर आ जाए, ये नहीं है। ऑक्सलेट स्टोन्स भी रेडियोपेक हैं लेकिन कुछ होते हैं ये डिफरेंट है। ये रेडियोपेक के हैं, अगर आप एक्सरे कराने जाओगे तो नजर आएगा ना आपको। वैसे एक्सरे ये रेडियोपेक है नहीं वैसे, लेकिन ये है कि अगर आप इंट्रावीनस पाइलोग्राम कराओगे उसमें नजर आ जाएगा। इंट्रावीनस पाइलोग्राम में आपको एब्डोमेन बताऊंगा किस तरीके से होता है। वैसे इसको इंट्रावीनस यूरोग्राम कहते हैं। आप एक यूरोग्राफिन एक रेडियोपेक डाई ये इंट्रावीनसली आप देते हैं, थोड़ी देर के लिए आप बैठेंगे तो ये जब किडनी से पास हो जाएगा तो वो रेडियोपेक डाई आपको नजर आएगी। फिर कैलेसिस नजर आएंगे, यूरेटर नजर आएगा, यूरिनरी ब्लैडर, ये सब नजर आएंगे आपको। और कितनी देर में ये गुजरा है इससे आपको आइडिया होगा कि कितनी फंक्शनल है हमारी किडनी। दूसरा बोनी पेल्विस है, इसको तो हम कर चुके हैं पहले से ही कि इसके कितने पार्ट्स हैं पेल्विक डायफ्राम के, इसकी इंजरीज कैसे होती हैं और इसकी इंजरीज से क्या क्या हो सकता है ये जनरली आपको बता चुका हूं। इसका जो मेजर पार्ट होता है ना वो ये है, सेंट्रल पोर्शन जो है, सारा वजन इस पर है। ये जो इलियोकॉक्सीजियस है ये तो उसको सपोर्ट दे रहा है और फिर उसको सपोर्ट देने वाले दो छोटे से कॉक्सीजियस, ये प्यूबोकॉक्सीजियस है। सेंट्रल बिगर पोर्शन इज द प्यूबोकॉक्सीजियस, ये जो है क्योंकि वजन सारा इस पर है। और मैंने आपको बताया था ना कि ये है इलियोकॉक्सीजियस, ये मसल इलियोकॉक्सीजियस है। ये इसके फ्री जो उसके लेटरल बॉर्डर्स हैं इनको नीचे से सपोर्ट देगा। ये मैंने आपको बताया था कि ये पहले नीचे आता है, ये बाद में, तभी तो ये इसके लोअर मार्जिन को सपोर्ट देता है। ये इलियोकॉक्सीजियस है, इसकी ओरिजिन बेसिकली पेल्विक इनलेट से होती है और ये नीचे ऐसे आता है और बाद में सेंट्रल पोर्शन डेवलप होता है, इसलिए वो नीचे रह जाता है। वरना ये मुमकिन नहीं था कि ये बाद में आए, तो ये बाद में आएगा ऐसे आकर रुकेगा। इसका मकसद है कि सपोर्ट इसको चाहिए उसको नहीं, ये हालांकि सपोर्ट देने आया है और अगर देर से आता तो ये वाला इसको सपोर्ट दे रहा होता है। यानी इलियोकॉक्सीजियस विल बी सपोर्टेड बाय द प्यूबोकॉक्सीजियस, हालांकि सपोर्ट किसको चाहिए, प्यूबोकॉक्सीजियस को। इसलिए ये डेवलपमेंटली पहले नीचे आ जाता है और वो बाद में डेवलप होता है, क्योंकि सिविसरा तो वैसे भी देर से डेवलप होगी। और इसमें भी आपको दिखाया आगे कि अगर लेविट्रेना है, क्योंकि एक यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के बीच में एक एंगल होती है और एंगल को भी सपोर्ट मिलेगी तो एंगुलेटेड रहेगा, अगर एंगल को सपोर्ट नहीं मिलेगी तो स्ट्रेट हो जाएगी। इससे इनकॉन्टिनेंस डेवलप होगी, इसको हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस भी कहते हैं। जिसका ये भी लेविट्रेना की डैमेज की वजह से हो सकता है। इसको एब्डोमेन में कर लेंगे। ये दूसरा, ये जितने भी आप देख रहे हो लिगामेंट्स, जैसे ये लिगामेंट है सैक्रोइलियक जॉइंट्स के लिगामेंट है, प्यूबिक सिम्फिसिस के लिगामेंट्स हैं, ये क्लोज टू द टर्म, जैसे अभी प्रेगनेंसी खत्म होके अब एट टर्म पहुंचने वाले हैं ना, जब पार्चुरेशन के करीब, डिलीवरी के करीब, तो लास्ट मंथ्स के अंदर या लास्ट वीक्स के अंदर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द रिलैक्सन हार्मोन इनके अंदर सॉफ्टनेस आ जाती है इनके लिगामेंट्स के अंदर, और ये ऐसे हार्ड नहीं रहते। इनके ऊपर अगर थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा तो ये स्ट्रेच हो जाते हैं, इनमें इलास्टिसिटी आ जाती है बिकॉज ऑफ रिलैक्सन हार्मोन। और अगर ऐसे इलास्टिसिटी आ जाएगी तो दो प्यूबिक सिम्फिसिस, दो प्यूबिक बॉडीज के या जिसके सिम्फिसियल सरफेसेस हैं उनके बीच में थोड़ी सी गैप ज्यादा हो सकती है, ऐसे यानी रबड़ की तरह ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचने की वजह से अंदर जो डायमीटर है ये बढ़ जाएगा, यानी बर्थ कैनाल का जो डायमीटर है, यानी जो आउटलेट का डायमीटर ये बढ़ जाएगा। सिर्फ इसकी वजह से नहीं, इन दोनों की वजह से भी। कुछ ये कोशिश करेंगे, कुछ जो फीटस है उसका हेड कुछ कोशिश करके थोड़ा सा कंप्रेस होगा। आप हेड कैसे कंप्रेस होगा, वहां पर भी ये जो हेड के अंदर ये स्कैल्प के जो फेस के बोन्स होते हैं जिनके बीच में जॉइंट्स होते हैं फाइब्रस, उनमें मूवमेंट्स नहीं होती वैसे, अच्छा सर, दोनों में मूवमेंट्स नहीं होती, लेकिन क्योंकि अभी तक एक बोन और दूसरे बोन के बीच में जो जॉइंट है, जो फाइब्रस है, उसके बीच का जो फाइब्रस टिश्यू है अभी मुकम्मल वो फ्यूज नहीं हुआ है, उसके बीच में थोड़ा सा गैप है। यानी यूं समझ लो कि मैं अगर आपको स्कैल्प दिखाऊं ऊपर से, ये ईयर दिखा रहा हूं और ये नोज दिखा रहा हूं, मान इसका मकसद है कि सुपीरियर व्यू दिखा रहा हूं, इसके अंदर
ये आपका एक बोन है, ये दो बोन्स हैं, ये पीछे सिंगल बोन है, ये फ्रंटल, दो पैराइटल और पीछे ऑक्सीपिटल, और ये क्या है, ज्वाइंट है। और ज्वाइंट इस तरीके से होते हैं सेरेटेड, यानी यूं समझ लो कि एक बोन आया ऐसे, दूसरा बोन आया ऐसे, इंटरडिजिटेटेड है ऐसे। ऐसे ज्वाइंट्स को हम सुचर्स कहते हैं, ठीक है, ऐसे जैसे धागों से सुचर किया हुआ है आपने, दिस इज कॉल्ड दी सुचर्स, दीज आर कॉल्ड सुचर्स। आप देखें यहां से, अब निशान आपको नजर आएगा, दिस इज अ सुचर। जहां ये सुचर नजर आए समझ लो क्या है, समझ लो ज्वाइंट है। ये एक बोन है तो दूसरा ये है, तो बीच में ये लाइन जो नजर आ रही है ये क्या है, सुचर। ये देखिए जहां जहां से लाइन नजर आए समझ लो ये एक बोन, ये दूसरा बोन, ये फाइब्रस ज्वाइंट्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड दी सुचर्स। अब कहने का मकसद ये है कि ये भी बोन, ये बोन, ये बोन, ये बोन, एवरीथिंग इज बोन। लेकिन डेवलपमेंट में एट द टाइम ऑफ द बर्थ एवरीथिंग इज बोन, लेकिन स्मॉल पीस अभी भी बोन नहीं बन सका है। यानी ये जो ग्रीन मैंने आपको टुकड़ा दिखाया ना, ये जो बोन्स होते हैं आपको पता है ज्यादातर बोन्स जो लॉन्ग बोन्स होते हैं इनका पहले एक हाइलाइन कार्टिलेज मॉडल बनता है, बाद में वो ऑसिफाई होता है। इसको हम कहते हैं एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। कुछ ऐसे होते हैं जो मेसेनकाइम सीधा सीधा बोन बन जाता है, मेम्ब्रेन बन के एकदम से बोन बन गया, इसको हम कहते हैं इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। जहां इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होती है, इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन में ये पूरा का पूरा बोन बन के ऑसिफाई हो गया, थोड़ा सा टुकड़ा रह गया, तो जहां पर जब मैं हाथ लगाऊंगा तो ये क्या होगा, मेम्ब्रेन, अभी भी मेम्ब्रेन होगी। और ऐसा ही यहां पर भी एवरीथिंग इज नाउ द बोन, ये टुकड़ा मेम्ब्रेन रह गया। इसका मकसद ये है कि ये जो इस वक्त यहां पर ये नजर आ रहा है, यहां पर तीन बोन अपनी छोटी छोटी मेम्ब्रेन के रहे हुए टुकड़े यहां पर ज्वाइन करके एक बड़ा सा पैच बना देते हैं। आपने बच्चों में देखा होगा, यहां पर हाथ लगाएंगे तो सॉफ्ट होता है। ऐसी सॉफ्टनेस वाली इन मेम्ब्रेनों को हम कहते हैं फोंटोनेल्स। ये यहां भी होगा, साइडों में भी जहां जहां तीन तीन चार चार बोन मिलते हैं वहां पर ये होते हैं। अब क्योंकि यहां मेम्ब्रेन होती है तो इस जगह से मैं हाथ पकड़ के अगर उसमें जोर दूं तो थोड़ा सा कंप्रेस होगा कि नहीं, समझ गए, स्प्रिंग जैसा होगा, थोड़ा सा कंप्रेस होगा। कुछ कोशिश ये करेंगे, कुछ कोशिश ये करेगा, ये थोड़ा कंप्रेस होगा, वो थोड़ा डायलेट होगा। इससे कम से कम कोई 20% तक के कैपेसिटी जो है वो पेल्विस की बढ़ जाती है। 20% समझ रहे हैं आप? वो जो हेड थोड़ा सा अटक रहा था उसको अगर 20% कुछ उसने कोशिश की, कुछ मदर ने की, और उस वजह से जिसका हेड पास हो जाता है बाहर। ठीक है, नेचर ने ऐसी अरेंजमेंट रखी है, इधर फोंटोनेल्स दिए हैं और उधर यहां पर रिलैक्सन हार्मोन की वजह से इसको रिलैक्स कर दिया है। तो ये दो चीजें आप यहां पर समझें, ये फोंटोनेल्स क्या होते हैं और फोंटोनेल्स की क्या इंपॉर्टेंस है। ये तब तकरीबन 10 to 15 से इवन 20% तक उसके डायमीटर को इंक्रीज कर देते हैं ऑफ द पेल्विस। तो पार्चुरेशन फैसिलिटेट हो जाती है यहाँ पर। पेरिनियल बॉडी की डिसरप्शन ये आपको दिखाया मैंने, एपिजियोटमी की वजह से भी हो सकती है, मीडियन एपिजियोटमी की वजह से। बेड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री किसी की हो, अगर ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हुई हो तो स्ट्रेच होके उसकी ये मेम्ब्रेन ये रप्चर हो जाती है। ये अगर रप्चर हो गई या ढीली पड़ गई तो इस पे तो सारे मसल्स अटैच हैं, खुद सोच सकते हो। तो वो पूरा लेवेटर एना से यूरोजेनेट डायफ्राम पहले फ्लोर इस तरीके से हैंग कर जाएगा तो इसकी वजह से आप सोच सकते हो कि इट कैन हैव वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोलेप्सिस यहाँ पे हो सकती है। तो पेरिनियल बॉडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। दूसरा आप यहाँ पे देखें, ये एक्सरसाइजेज हैं पेरिनियल बॉडी पर। आप यहाँ पे देखें कि ये इसको हम प्रीनेटल एक्सरसाइजेज कहते हैं, इसको हम यहाँ पे कहते हैं प्रीनेटल, इसको कहते हैं कैजुअल एक्सरसाइजेज। क्या करेंगे, फीमेल जो पेरिनियल मसल्स हैं जो स्केलेटल हैं, अब स्केलेटल मसल्स को, क्योंकि देखें प्रीनेटली अगर आप कंसल्टेशन करेंगे ऑब्स्टेट्रिशियन के साथ तो वो आपको बताएगी या बताएगा कि बाबा देखिए पार्चुरेशन तो जाके होगी 9 मंथ्स के बाद। अब 9 मंथ्स की वो तैयारी करें ना आप, ये अचानक तो नहीं होगी ओवरनाइट। मसल्स और जो लिगामेंट्स हैं ये भी डैमेज लाजमन होंगे, फिजियोलॉजिकल लिमिट में डैमेज होंगे लाजमन। पेरिनियल बॉडी पे भी स्ट्रेच आएगा। ये देखिए इस तरीके से आप खुद देखें, ये हेड जब बाहर आता है तो वो एनल कैनाल और जो वजाइना है और इस तरीके से ये ऐसे खुल जाते हैं और हेड बाहर आता है, वो स्ट्रेच इस तरीके से खींच के आते हैं, वो तो निकल जाता है। ये एकदम से स्ट्रेच हद से ज्यादा हो सकती है। अब आप क्या करें, अब आप इन मसल्स की स्ट्रेंथ क्यों नहीं बढ़ा देते? आप इसे कैसे बढ़ाएं? ये तो हम ऐसे बढ़ा सकते हैं, हम डबल उठाएंगे तो ज़ाहिर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी मसल्स की, आप इसको भी हाइपरट्रॉफी करा सकते हो। आप इसके भी काम करें। फिर आपको प्रीनेटल एक्सरसाइजेस बताएंगे, ये भी बताएंगे जैसे आप जहां अब देखें, आप अपने यूरोजेनेटल डायफ्राम को स्ट्रांग करना चाहते हो तो कैसे स्ट्रांग करेंगे? यूरोजेनेटल डायफ्राम क्या करता है, उसमें स्फिंक्टर यूरेथ्री मेन मसल है,
और स्फिंक्टर यूरेथ्री से आप क्या करते हो, अपने यूरेथ्रा को, रोजाना को ऐसे कंट्रोल करते हैं ना। तो आप बार बार, आपको बताया जाएगा कि आप बार बार दिन में कम से कम 15-16 दफा 2-3 मिनट या 2-2-3-3 मिनट आप अपने यूरिन को रोकने जैसी आप एक कोशिश करें। अब ऐसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इससे ये होंगे कि बार बार ऐसे कंट्रैक्ट करेगा। अगर आप दिन में 10-12 दफा इस तरीके से 1-1, 2-2 मिनट करेंगे तो वो मसल आस्ता आस्ता 1 महीना, 2 महीना, 3-4 महीने के बाद आपका स्फिंक्टर यूरेथ्री जो है ये वो स्ट्रांग होता जाएगा। अब स्फिंक्टर यूरेथ्री इन केस ऑफ मेल और स्फिंक्टर यूरेथ्री इन केस ऑफ फीमेल, किसमें ज्यादा स्ट्रांग होता है? फीमेल। फीमेल में वीक होता है। क्यों? क्योंकि एक तो स्केलेटल मसल फीमेल में मेल के मुकाबले में वैसे ही कम होते हैं, खुद देखे नहीं आप मेल और फीमेल के, नंबर 1। दूसरा, डीप पेरिनियल पाउच में वो होते हैं मसल्स। स्फिंक्टर यूरेथ्री किधर होता है? डीप पेरिनियल पाउच में। डीप पेरिनियल पाउच में ये है मसल, मेल में गुजरता है सिर्फ ये क्या, यूरेथ्रा। फीमेल में ये और ये, वजाइना भी और यूरेथ्रा भी। तो मुझे बताएं किसका अमाउंट ज्यादा होगा मस्कुलेचर का? मेल का, क्योंकि मेल में सिर्फ यूरेथ्रा पास हो रहा है, बाकी सारा भरा हुआ है मसल से। और फीमेल में यूरेथ्रा भी, वजाइना भी। तो डीप पेरिनियल पाउच की तो अच्छी खासी जगह तो वजाइना ने घेरी हुई है, तो मस्कुलेचर इतना होगा ही नहीं। एक तो होगा नहीं, दूसरा होगा भी वीक। तो उसके लिए तो बड़ा जरूरी है। और एक तो होगा कम, होगा वीक, और दूसरा फीमेल, और उसको बर्थ कैनाल, ये सिर्फ वजाइना ही नहीं पास हुआ है, इसको बर्थ कैनाल भी बनना है। तो इसका मकसद है कि उसको तो ज्यादा जरूरत है इस चीज को और स्ट्रांग बनाने की वाया एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइजेस प्रीनेटल एक्सरसाइज होती हैं। इसी वजह से एंटीनेटल चेकअप बड़ा जरूरी होता है, ताकि काउंसलिंग की जाए और बताया जाए उसको कि कैसे वो पार्चुरेशन में पार्टिसिपेट करेगी और किस तरीके से वो अपने मसल को स्ट्रांग बना सकती है। क्योंकि डैमेज तो होगा, लेकिन अगर आप उस मसल्स की स्ट्रेंथ को अगर 30% बढ़ाएं तो 30-40% अगर डैमेज भी हो जाए तो 30% आपने और एक्स्ट्रा कर दिया है ना, तो वो जो डैमेज होगा वो आपको फिर फील नहीं होगा और ये आपकी सपोर्ट जारी रहेगी। और कुछ हम पार्चुरेशन के बाद भी काउंसलिंग करेंगे कि क्या क्या आपको नहीं उठाना, इंट्रा एब्डोमेनल रोटेशन नहीं बढ़ाना, वेट नहीं उठाना, ये सारी चीज़ें जब तक इन्वॉल्यूशन हो जाए, जब तक वो रिपेयर हो जाए, तो आप बहुत सारी डिजीज से बच सकते हैं। तो ऑब्स्टेट्रिशियन की मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसको पता है कि ये क्या है सिलसिला। वरना अगर ऑब्स्टेट्रिशियन नहीं थी तो क्या बच्चे पैदा नहीं होते थे? क्या तब भी होते थे, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस होती थी। और कॉम्प्लिकेशन आपको कौन बताएगा कि कॉम्प्लिकेशन इस वजह से हो रही हैं? और ऐसे केस आप देखेंगे, आप देखें खासतौर पे देहातों से आने वाली औरतें आप देखें ना, वार्डों में भरी हुई होंगी। वीवीएफ खासतौर पे फिस्टुला और यूट्राइन प्रोलैप्सिस, इतने देखेंगे आप, आधे से वार्ड भरे हुए होते हैं इनसे। ये फेब्रॉइड वगैरह और यूट्राइन कैंसर, ये तो आप इतने नहीं देखेंगे जितने ये केसेस देखेंगे। दिस बिकॉज ऑफ द डैमेज टू दिस पेल्विक डायफ्राम एंड अदर थिंग्स आल्सो ड्यूरिंग पार्चुरेशन। मैंने बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री उनकी होगी और इस तरीके से बैड ऑब्स्टेट्रिकल मैनेजमेंट हुई होगी घरों में, खासतौर पे जैसे देहातों में बच्चे भी पैदा किए और दूसरे दिन जो वजन उठाने के लिए खेतों में भी पहुंच गए, और इस वजह से इनको ये प्रॉब्लम्स होते हैं यहाँ पर। और प्रॉब्लम शुरू में क्योंकि पेनफुल नहीं होते इतने, आस्ता 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 जैसे प्रोलेप्सिस शुरू हो जाती हैं और बाहर आ जाते हैं, और इतनी देर से वो आके पहुँचती है यहाँ पर। दिस इज एक्चुअली योर क्लास एंड दिस इज समथिंग इन द पेल्विस। इसकी मैं आपको पावर पॉइंट भी भेज देता हूँ, इसकी अभी एडिटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि 2 पीसेज हो गए इसको, तो हम इसको ये भी थोड़ी देर के अंदर भेज देता हूँ मैं।